नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरोह 2 के काव्य खंड से एक कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है कविता के बहाने, जिसके रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में से लिया गया है। ठीक है, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो अब हम इसके भाव को समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले एक बात बता दें कि पहले इसका संदर्भ लिखते हैं, फिर इसका प्रसंग लिखते हैं। संदर्भ में कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखा जाता है, और प्रसंग में जैसे इस कविता का प्रसंग में क्या लिखेंगे कि उपरोक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। ठीक, अब इसकी हम व्याख्या करते हैं, इसका भावार्थ को समझते हैं। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कवि के अनुसार कविता और चिड़िया दोनों ही उड़ती है। कविता कवि की कल्पना और भाव रूपी पंखों के सहारे, जबकि चिड़िया अपने शारीरिक अंग रूपी पंखों के सहारे। आगे है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान सीमाहीन और अनंत होती है, क्योंकि कविता में मन भावों एवं असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ता है, जबकि चिड़िया के पंखों की एक निश्चित एवं सीमित सामर्थ्य होती है। चिड़िया एक निश्चित सीमा के बाद उड़ने में असमर्थ होता है। तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया के जाने। मतलब चिड़िया कभी एक घर कभी दूसरे घर में उड़ती है। चिड़िया की उड़ान की सीमा सीमित होती है, किंतु कविता की उड़ान असीमित है। वो कवि की भावना, वो कल्पना के पंख लगाकर अनंत आकाश तक, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर के संसार को छंदबद्ध कर सकती है, जिसके बारे में बेचारी चिड़िया अभी नहीं जानती। वो क्या जानेगी। वास्तव में क्या है? वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समानता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। अब हम इसके विशेष कैसे लिखेंगे? तो विशेष में क्या है, देखिए, कविता के पंख लगाने में इसमें कविता के पंख लगाए गए और उसको समानता की गई है चिड़िया के पंखों से। तो इसमें क्या है? इसमें रूपक अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में र की आवृत्ति हुई है, र वर्ण की इसमें आवृत्ति की गई है। तो इससे क्या पता चलता है? इसमें कौन सा अलंकार? इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो हम इसमें से कुछ प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर देखेंगे। जैसे एक प्रश्न है, कविता और चिड़िया में क्या समानता है? तो कविता और चिड़िया दोनों में उड़ान होती है। ठीक है, अब जैसे दूसरा प्रश्न करते हैं कि चिड़िया क्या नहीं जानती? कवि ने संदर्भ में कौन सी बात कही है? तो चिड़िया कविता की उड़ान, जो वस्तुतः कल्पना और भावों का उड़ान है, के विषय में नहीं जानती। वो बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने का अर्थ भी नहीं समझ सकती। तो इस तरह हम इस कविता से क्या समझते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान से चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान भिन्न होती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है, वह अनंत है। अतः कविता के पंखों की समानता चिड़िया के पंख नहीं कर सकती। आगे है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कविता के भाव की तुलना फूलों से की है।
कविता के विकास की प्रक्रिया में उससे प्राप्त होने वाले आनंद फूलों के खिलने से तुलना की गई है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, मतलब कवि कविता की तुलना फूलों से करते हुए कहता है कि कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति में समानता होती है। फूल कलियों के प्रस्फुटित होने से खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में विचारों व भावों रूपी कली के प्रस्फुटित होने से पंक्तिबद्ध काव्य की रचना होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि काव्य की रचना भी फूलों को देखकर प्रेरित होकर ही करता है, जिसे फूल भी नहीं जान पाते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। कैसे? फूलों की खुशबू घर के अंदर और बाहर फैलती है और कुछ दिनों तक महकने के पश्चात एक दिन मुरझाना पड़ता है, किंतु कविता का अस्तित्व घर के अंदर बाहर होने के साथ ही अनंत काल तक लोगों के हृदय में, मन में, मस्तिष्क व स्मृति पटल पर अपनी एक अलग जगह बनाए रखता है। वो कभी खत्म नहीं होता। जिस तरह फूल खिलकर मुरझा जाते हैं कुछ समय के बाद, किंतु कविता उस तरह से मुरझाता नहीं है। वो अनंत काल तक, असीमित काल तक रह जाता है, जिसके बारे में फूल को भी ज्ञान नहीं होता है। अर्थात कविता कभी मुरझाती या मरती नहीं, वो लोगों के दिलों में, जुबान में हमेशा जीवित रहती है। अर्थात कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की सामना नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वो फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। तो आइए अब हम इसमें कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। जैसे बिना मुरझाए कौन महकता है और कब तक? तो बिना मुरझाए कविता महकती है। और कब तक महकती है कविता? कविता अनंत काल तक महकती है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, जैसे कविता और फूलों के अस्तित्व में क्या भिन्नता है? तो कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता यह है कि फूल खिलने के बाद अपनी मनमोहक खुशबू के साथ तब तक जीवित रहती है जब तक वो मुरझा ना जाए। यह काल महज 2-3 दिनों का होता है, जबकि कविता खिलने के बाद वो लोगों के दिलों में, जुबान में अनंत काल तक जीवित रहती है। वो कभी नहीं मुरझाती, उसका अस्तित्व सदैव बना रहता है। तो इन पंक्तियों के सहारे कवि कुंवर नारायण जी ये बताना चाह रहे हैं कि फूल जब तक खिला रहता है तब तक महकता है, मुरझाने पर उसकी महक समाप्त हो जाती है। कविता की महक अर्थात उसका प्रभाव सदा बना रहता है। कविता कभी पुरानी नहीं पड़ती, उसका आनंद लोग सभी देश कालों में ले सकते हैं। आगे की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने को माने, बच्चा ही जाने। तो इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना किनसे की है? नन्हे मुन्ने बच्चों के खेल से की है। कवि का मानना है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि कविता की तुलना नन्हे बच्चों से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी अपने घर, कभी दूसरों के घर, अर्थात अपने पराये का भेद किए बगैर वो सबके साथ पूरी आत्मीयता और प्रेम के साथ खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि अनेक शब्दों, भावों, विचारों और कल्पनाओं से खेलता हुआ एक सुंदर, आत्मप्रिय, आनंददायक काव्य की रचना करता है। काव्य लेखन के समय कवि हृदय भी अपने पराये के भाव से रहित सिर्फ और सिर्फ एकता, समता और समरसता का संदेश देते हुए लेखन करता है।
ऐसी समरसता और अपनापन के भाव सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। कविता भी बंधन मुक्त होती है, नन्हे बच्चों के खेल की तरह। कविता बच्चों के समान एक दूसरे को जोड़ती है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जिस तरह बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, उसी तरह एक कवि के लिए कविता खेल के समान होती है। तो आइए अब हम इसमें कुछ प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जैसे कविता और खेल में क्या समानता है? कविता और खेल में ये समानता है कि दोनों ही अपने पराये का भेद मिटाकर समाज में एकता और समरसता लाने का कार्य करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैसे खेल खेल में बच्चे क्या विशेष कर्म कर जाते हैं? तो खेल खेल में बच्चे सामाजिक अपने पराये का भेद मिटाकर बड़ों को भी सामंजस्य और मेल कराने की प्रेरणा दे जाते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या समझ में आया? तो कविता के बहाने वो एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक जाती है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता बच्चा। चिड़िया की उड़ान की सीमा है, लेकिन बच्चों के सपने असीम। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन कमजोर पड़कर दूर हो जाते हैं। वो चाहे घर हो, भाषा हो, समय की ही सीमा क्यों ना हो। अतः कविता भी बच्चों के, नन्हे मुन्ने बच्चों के खेल के समान होती है। धन्यवाद।